गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पाठ 2 और वर्ण विचार पढ़ेंगे। देखिए, पाठ 2 और वर्ण विचार से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक सेकंड, सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे, वर्ण पढ़ने से हम जानेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें लिखा है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है, हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे वाह। जो कुछ भी हम बोलते हैं, मुख से हम जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो, क्या बात है, तो जो मुख से जो निकलती है, जो आवाज़ जो निकलती है, वही ध्वनि है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। देखिए, हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे वाह। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो हमारे मुख से निकलती है, वाह, क्या बात। तो जो आवाज़ जो निकलती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। और उसी ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए, आप तो ध्वनि के बारे में जान गए होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। जो मुख से जो कुछ भी आवाज़ निकलती है, जो भी आवाज़ निकलती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, दिए चित्र में बच्चे के मुख से व प्लस आ प्लस ह प्लस अ ध्वनि का उद्घोष हो रहा है, यह ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अभी हम क्या बोले थे, मुख से जो निकलती है वाह, तो वाह का ये जो हुआ सो वर्ण विच्छेद हुआ। व प्लस आ प्लस ह प्लस अ, ये वर्ण विच्छेद हुआ, तो इसके यही वर्ण कहलाती है। जो व हुआ, आ हुआ, ह हुआ, अ हुआ। देखिए, यहाँ पे है ना, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड देखिए। देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, व प्लस आ प्लस ह प्लस अ, ठीक है ना, ये वाह का वर्ण विच्छेद है। तो जो देखिए, यही वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, उसी को हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, व का टुकड़े नहीं हो सकते, आ का टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए, व का हम टुकड़े नहीं कर सकते, आ का हम टुकड़े नहीं कर सकते, ह का हम टुकड़े नहीं कर सकते, और हम अ का टुकड़े नहीं कर सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अब चलिए देखिए, अब है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। आप ध्वनि के बारे में जान गए, वर्ण के बारे में जान गए। ध्वनि जो मुख से आवाज़ निकलती है, जो कुछ भी आवाज़ निकलती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, व, ख, ग, ये सब के टुकड़े नहीं होंगे, ये वर्ण हो जाए, वर्ण कहलाएंगे। जिसके टुकड़े नहीं होते वो वर्ण कहलाते हैं। अब है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। देखिए,
वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। समझ में आ रहा है बच्चे? स्वर और व्यंजन। अब देखिए, अब है स्वर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्वनि के बारे में जान गए, वर्ण के बारे में जान गए, अब हम स्वर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे कंठ से निकलकर सीधे बाहर आ जाती है, इसे ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, ये याद रखिएगा। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा या पूछेगा कि स्वर हिंदी भाषा में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर 11 होते हैं। अब 11 में कौन कौन होते हैं वो भी चलिए देखते हैं। 11 में देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है, तो ये जो है सो स्वर 11 है। तो आपको कोई पूछेगा कि स्वर 11 में क्या क्या होते हैं, तो आप इसे स्पष्ट तौर से आप दिखा सकते हैं या आप बता सकते हैं। ये जो है यही 11 स्वर है। ठीक है, तो बच्चे आपको स्वर के बारे में भी पता चल गया। अब चलते हैं स्वर के भेद, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। क में देखिए ह्रस्व स्वर, एक सेकेंड, ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये प्लुत स्वर है। ठीक है, अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों को जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये केवल एक मात्रा के होते हैं, एक ही मात्रा के होते हैं। जिसमें कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री। इसे बोलने में कम समय लगा ना, अ, ई, उ, री, तुरंत बोल दिए। तो ये समझने की चीज़ है। ये आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसे समझेंगे, आपको बहुत समझ में आते जाएगा। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 2 मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा के दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जैसे आ। देखिए कितना इजी है, कितना सरल है। ह्रस्व स्वर हम बोले अ, तुरंत मुंह से निकल गया। दीर्घ स्वर थोड़ा सा ज़्यादा, ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आ, तो थोड़ा ही टाइम लगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आ, ई, उ। ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, अब है प्लुत स्वर किसे कहते हैं? स्वरों के बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ये 3 मात्रा के स्वर होते हैं, जैसे ओम। तो ओम तो थोड़ा समय लगा ना, पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी थोड़ा ये प्लुत स्वर में ज़्यादा समय लगा। ओम, इनका प्रयोग किसी को पुकारने आदि में अधिक किया जाता है, इसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपको स्वर के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चे, अब चलते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जानना भी बहुत ही अनिवार्य है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों, अक्षरों को कहते हैं
जिनको बोलने के लिए, थोड़ा सा इसको नज़दीक करते हैं, जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इन वर्णों को बोलते समय हमारे कंठ से निकलने वाली वायु सीधे बाहर न आकर कंठ, जीभ, होठ या दांतों से टकरा कर आती है। व्यंजन में सीधे स्वर बाहर नहीं आती है, जीभ, कंठ, होठ, दांतों सभी से, मुंह के अंदर जितने भी सारे चीज़ हैं, देखिए ये बहुत ही सरल है और समझने की चीज़ है। हमारे मुख के अंदर जितने भी सारे चीज़ हैं वो उससे टकरा करके जो बाहर निकलती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, इन वर्णों को बोलते समय हमारे कंठ से निकलने वाली वायु सीधे बाहर ना आकर कंठ, इसे कंठ कहते हैं, ठीक है ना। जीभ, ये जीभ हुआ, होठ, ये होठ हुआ, दांत, ये दांत हुआ, ये सब से टकरा करके जो बाहर आती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। देखिए, इस आधार पर वर्णों का विभाजन किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है, तो जो हर चीज़ से टकरा कर जो बाहर आती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, बहुत व्यंजन भी बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए कवर्ग में आ गया क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में आ गया च, छ, ज, झ, ङ। टवर्ग में आ गया ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में आ गया त, थ, द, ध, न। पवर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म, य। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ, त्र ये सब आता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आते जाएगा। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना हम अभी समझाए हैं उस पर ही आप काम करिए, तो वो जब काम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो जैसे जैसे हमारी लेसन आगे जाएगी वो सब आपको अच्छी तरीके से अपने आप समझ में आते जाएगा। अपने आप थोड़ा रीड करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे जब आप बुक को 3-4 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 3-4 बार जब आप उसे पढ़ते जाएंगे, रीड करेंगे, एक बार के रीड करने से आपको समझ एक नहीं आएगा, उसे 2-3 बार आप जब तक नहीं करेंगे, 2-3 बार करने से देखिए आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो आपको समझ में आएगा। अब देखिए द्वैत व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखिए कक, उदाहरण चक्का, पक्का, ये सब जब हम लोग लिखते हैं जिसे क संयुक्त कहते हैं। अभी जैसे च क संयुक्त है, चक्का, कक, चच, जज, मतलब छज्जा, लज्जा, सच्चा, बच्चा, ठीक है ना। अब देखिए संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को दो अलग अलग, देखिए ध्यान देते जाइएगा, जितना आप उसको गहराई से लेंगे ना उतना ही आपको एकदम सरल दिखेगा। बहुत ही सरल है, बस समझने की ज़रूरत पड़ती है। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे देखिए क्या च, छ संयुक्त है, मतलब संयुक्ताक्षर। अब देखिए इससे क्या होगा, उदाहरण में देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है। क्यों, वाक्य, कयो संयुक्त वाक्य, कयो हो गया, यहाँ पे कयो संयुक्त हुआ। अब देखिए अच्छा, छ संयुक्त हुआ, स्वच्छ, प्यास, प्याली, ठीक है। अब थोड़ा ये अयोगवाह भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अयोगवाह में है जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अह और अंग, इसी प्रकार के वर्ण हैं, इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है। जैसे अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग के ऊपर जो थोड़ा सा बिंदी होता है ऊपर में उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। आप लोग को सबको पता होगा जो हिंदी पढ़ते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए, ये डैश के ऊपर अनुस्वार है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। जैसे आप देखिए
बोल के देखिए, कोई चीज़ हम बोलते हैं जैसे आपको, जैसे अंक, तो अंक जब हम बोले तो अंक जब बोलने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा नाक लगता है, उसमें नाक का उच्चारण आता है, नाक से। कहीं कहीं ऐसा शब्द होता है तो उसमें नाक का यूज किया जाता है, इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। जैसे अब देखिए बंदर, थोड़ा बन नाक से हुआ, कंप्यूटर कंप्यूटर नाक, घंटा, अंगूर, पंखा, ये सब थोड़ा नाक का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे है को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह ये हुआ जो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसका चिन्ह का विसर्ग को, इसका चिन्ह ये हुआ, और अंग का चिन्ह ये हुआ। अंग का भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए अंग, इसका चिन्ह ये हुआ। ये ध्यान देते जाइएगा, अगर आपको अंग का और ब्रैकेट में दे देगा कि ऐसा चिन्ह दे देगा तो आपको समझना चाहिए कि इसका अंग का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए का ऐसा होता है, एक सेकेंड, ऐसा होता है, समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब देखिए को विसर्ग कहते हैं, इसका चिन्ह है, इसका उच्चारण को हल्का झटका देकर किया जाता है। को हल्का झटका, जहाँ पे हल्का झटका देते हैं हम तो उसे हलंत कहते हैं। देखिए अब नीचे में, अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये के नीचे थोड़ा सा लाइनिंग जैसा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलंत कहते हैं। अब जैसे देखिए प्रातः, नमः, दुखी, है ना, तो इसमें का यूज हुआ। जैसे प्रातः, नमः, दुखी यूज हुआ ना, तो इसके बारे में देखिए कितना सरल है, मतलब बताने की कुछ, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। अब देखिए अंग, चांद बिंदु जैसा जो होता है, जैसे चांद बिंदु जैसा होता है उसे हम, देखिए यहाँ पे अनुस्वार अलग होता है, ये चांद बनाते हैं, उस चांद के पीछे बिंदु डालते हैं, इसे हम बोलते हैं अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है, अनुनासिक चिन्ह क्या हुआ, ऐसा चिन्ह अगर दिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, अनुनासिक चिन्ह। समझ में आया, ऐसा चिन्ह, एक सेकेंड, ऐसा चिन्ह दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, विसर्ग, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा चिन्ह जब दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे अनुस्वार। ये क्या हुआ, अनुस्वार, सबका अलग अलग चिन्ह है। अब देखिए अंग को अनुनासिक कहते हैं, इसका चिन्ह ऐसा होता है, इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है। इसका उच्चारण मुख तथा मुख से भी होता है और नाक से भी होता है। अब देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाया, जैसे चांद, तो थोड़ा मुंह का भी उच्चारण हुआ और थोड़ा सा नाक का भी उच्चारण। आँख, ऊँट, बूंद, सांप, 5, आप खुद बोल के देखिएगा, आप खुद इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब तक आप कोई भी चीज़ को खुद से प्रैक्टिकल नहीं करिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टीचर कितना भी करा दे, टीचर कितना भी एक्सप्लेन कर दे, ये तो मैं एक्सप्लेन करके मैं खुद ही सीख रही हूँ। आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने ऊपर लागू कर रही हूँ, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। आप जब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके बोलिएगा, जैसे अनुस्वार के बारे में बोलिएगा, अंग के बारे में बोल के देखिएगा, जो कहाँ से किस चीज़ का यूज होता है, नाक का, मुंह का, दोनों चीज़ का यूज कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए चांद, ये आप खुद से प्रयोग करिएगा। आँख, ऊँट, अब ऐसा और बहुत कुछ ले लीजिए, चांद बिंदु वाला बहुत जैसे बहुत ऐसा होता है जिसके ऊपर चांद बिंदु रहता है, अभी जल्द से मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। चांद हुआ, आँख हुआ, ऐसा बहुत आएगा आपके सामने। और क्या बताऊँ मैं आपको इसमें, चलिए सांप, 5, है ना, बूंद,
तो बच्चे आज हम किस चीज़ के ऊपर चर्चा विचार किए? आज हम पढ़े हैं ध्वनि, और आज जो हम लेसन पढ़े हैं वो वर्ण विचार से हम पढ़े हैं। तो आपको ये सब अच्छी तरीके से आज आपको समझ में आ गया होगा, वर्ण विचार बच्चे। तो अभी जो हम आज इतना तक पढ़ते हैं, इसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको लिख करके भेज दूंगी, या हम अभी जितना भी पढ़े हैं इसको अगर आप बुक में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ये अगर आप पढ़ेंगे मन से तो आप खुद से ये क्वेश्चन का आंसर हल करके आप मुझे दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको लिख के दूं तो मैं भी आपको लिख करके दे सकती हूँ। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मुझे और मैम से पूछना है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। पहले इतना पढ़िए, जितना आज हम लेसन किए हैं इतना पहले आप अच्छी तरीके से पढ़िए।